नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की खबर है कि एक नई लहर की आहट फिर से सुनाई दे रही है, केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को। और पूछा जा रहा है कि जो आहट है, क्या ये कहीं किसी नई लहर की आहट तो नहीं? ये आहट है एक नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की। तो बहरहाल हम देखेंगे कि वो खबर क्यों रही, वो खबर क्या रही जिससे ये आहट पैदा हुई है। हम इस नए वेरिएंट के बारे में जानेंगे, इसके विज्ञान के बारे में जानेंगे और इसकी अभी की भू स्थिति के बारे में भी जानेंगे। इसको डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, तो हम जानेंगे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है, कब किसी वायरस को, कब किसी एपिडेमिक से जुड़े वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। हम जानेंगे भारत के संदर्भ में इस नए वेरिएंट को लेकर क्या चिंताएं जाहिर की गई हैं, किन किन के द्वारा ये चिंताएं जाहिर की गई हैं, और फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपके सामने फिर एक प्रश्न होगा उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। आज के इस एपिसोड में बहुत सी जानकारियां प्रीलिम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं और जीएस पेपर 3 के विज्ञान के विषय से तो जुड़ी हैं ही। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर क्या आई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को, एक नए उसके रूप को, स्ट्रेन यानी उसके एक नए रूप को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया है और नाम दिया है ओमाइक्रॉन। ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन नाम क्यों दिया गया है? अगर आपने हाल ही में जो तरह तरह के नाम दिए गए उन पर ध्यान दिया होगा, तो किसी का नाम था अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट बहुत फेमस रहा था, भारत में कुख्यात रहा क्योंकि दूसरी लहर के लिए इसी को जिम्मेदार माना गया। उसके बाद गामा स्ट्रेन्स, कई नाम आए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये ग्रीक न्यूमरल्स हैं। डब्ल्यूएचओ ने तय किया था कि किसी भी वायरस को ऐसा नाम नहीं देंगे, इंडियन वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट। उससे होता क्या है कि लोगों के मन में चले जाता है कि ये वायरस वहाँ से निकल कर आया है और फिर वहाँ के लोगों के प्रति भी, वहाँ की सभ्यता के प्रति भी लोगों के मन में वितृष्णा पैदा होती है। तो वो दूर करने के लिए, क्योंकि किसी देश का बस तो इस पे है नहीं कि वो वायरस कहाँ से पैदा हो रहा है, तो इसलिए ऐसा नाम डब्ल्यूएचओ ने दिया है। इसलिए इस वायरस को, जो 15वां डिजिट है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में, ओमाइक्रॉन, 15 न्यूमरल जो है, 15th न्यूमरल जो है ओमाइक्रॉन, वही इसके नाम के तौर पर चुना गया है। तो नए वेरिएंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में एक देश है बोत्सवाना, एक लैंडलॉक्ड देश है। कहा जा रहा है कि वहां से इसका पहला मामला मिला है, ये डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा है। इसके अलावा कई दूसरे देशों में, और हम देखेंगे कि भू स्थिति इसकी जो है वो कई देशों में ये फैल चुका है, यानी कि बोत्सवाना में भी है, यूरोप के बेल्जियम में भी है, एशिया के हांगकांग, इजराइल में भी है, और यूरोप के नीदरलैंड या हॉलैंड में भी इस स्ट्रेन की पहचान हुई है। यानी कि बड़े स्तर पर ये ऑलरेडी फैल चुका है। इसके अलावा विश्व के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से, कुछ दूसरे दक्षिण अफ्रीकी देशों से भी आने वाले लोगों पर, जो हवाई जहाज वहां से आ रहे हैं, उन पर रोक लगा दी है। डब्ल्यूएचओ ने इस दौरान क्या दिया है? डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इसका नाम होगा ओमाइक्रॉन। एक दूसरा नाम आप अक्सर देखते होंगे जो वैज्ञानिक नाम होता है, एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको पैंगो सिस्टम या पैंगोलिन सिस्टम कहा जाता है। पैंगो सिस्टम लेटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है आई रिकॉर्ड, मैं तय करता हूं, याद रहे, सनद रहे। पैंगो सिस्टम क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि 2020 में एक पेपर छपा कि भाई 35,000 कोरोना वायरस की पहचान हम अब तक कर चुके हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे हो, तो क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको पढ़ते ही कोई वैज्ञानिक या एपिडेमियोलॉजिस्ट समझ जाता है कि इस वायरस की लीनियज कहाँ से है, ये कहाँ से आया है और कहाँ किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे म्यूटेट हुआ यानी अभी हम जानेंगे। बट बहरहाल डब्ल्यूएचओ ने इसको एक और नाम दिया ओमाइक्रॉन, क्योंकि आम लोगों के लिए ये नाम कठिन रहता है, तो ये दोनों ही नाम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाएंगे। ओमाइक्रॉन इसका आम नाम दिया गया है। सार्स कोविड-2 के इसको चिंता वाले वायरस यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। हम टेक्निकली जानेंगे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, बट फिर भी मोटा मोटा इसका अर्थ होता है कि पहली बात, ये तेजी से फैलेगा, दूसरा बात, इसके पास नुकसान पहुंचाने की अधिक क्षमता है, और तीसरी चीज कि वैक्सीन के साथ इसकी क्या प्रभावशीलता रहेगी, यानी जिन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक इम्यूनिटी है, उन पर इसका क्या असर होगा। इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद किसी वायरस को डब्ल्यूएचओ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहता है, यानी कि चिंता वाला वेरिएंट कहता है।
तो इसको चिंता वाला वेरिएंट कह दिया गया है। अब देशों को चिंता करनी चाहिए, ये इशारा है। WHO ने क्या चेतावनी दी है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और बड़ी संख्या में इसमें म्यूटेशंस आ चुके हैं, और कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं, देखिए सारे म्यूटेशंस चिंता का विषय नहीं होते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि ये जो वायरस है कोरोना, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, यानी कि केवल इसमें एक आरएनए होता है। एक आरएनए का मतलब क्या होता है, क्योंकि दूसरा जो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कई बार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है आमतौर पे, लेकिन कोरोना वायरस में जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक स्ट्रैंड वाला आरएनए है। आरएनए जब अपनी कॉपी बनाता है, एक वायरस जब अपनी कई कॉपीज बनाता है, तो ज्यादा गुंजाइश होती है कि इस पर जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं, ATGC, इस प्रकार से जेनेटिक सीक्वेंसेस होती हैं, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो जब वो रेप्लिकेट होता है, जीनोम सीक्वेंस रेप्लिकेट होता है, आरएनए रेप्लिकेट होता है, तो उसमें आम भाषा में समझ लीजिए कई प्रूफ की गलतियां आ जाती हैं। जैसे एक चिट्ठी को दोबारा जब छापा जाता है तो लिखने वाला कुछ गलतियां कर देता है। डीएनए में प्रूफ रीडर बहुत बैठे हैं, कुछ एंजाइम हैं जो उन गलतियों को दुरुस्त कर देते हैं। आरएनए में वो दुरुस्त करने वाले एंजाइम बहुत कम ही पाए जाते हैं, कई बार ना के बराबर होते हैं, तो वो गलतियां होती रहती हैं। उन्हीं गलतियों को, उन्हीं बदलावों को साइंटिफिक भाषा में हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये म्यूटेशन आरएनए में ज्यादा होते हैं, इसलिए कोरोना वायरस में म्यूटेशन होना एक आम बात। यहां पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं, और उनमें से कुछ म्यूटेशन जिनकी चर्चा हम करेंगे वो कुछ म्यूटेशन चिंता का विषय है। तो आपने जाना म्यूटेशन क्या होते हैं। म्यूटेशन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म, यहां पर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वायरस, वायरस के जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में आने वाले बदलाव जब वो और कॉपीज में कन्वर्ट हो रहा हो। हम इसको रिप्रोडक्शन कायदे से इसलिए नहीं कहते हैं, कुछ टेक्निकल रीजन है उसके, बट जब अपनी कॉपीज बना रहा होता है तो उसमें जो बदलाव आ जाते हैं उनको हम म्यूटेशन कहते हैं। ये आमतौर पर आते रहते हैं, आरएनए में ज्यादा आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही बदलाव चिंता का विषय बन जाते हैं। तो फिर हमने परिभाषा जान ही ली, किसी वायरस के वेरिएंट में एक या अधिक उत्परिवर्तन म्यूटेशंस संभव है, और यही म्यूटेशंस इसको इसकी पिछले वेरिएंट से, यानी कि हमने जाना कि एक डेल्टा वेरिएंट था, एक बीटा वेरिएंट था, एक गामा वेरिएंट था, तो उनसे ये अलग करता है, तभी हम इनको अलग अलग नाम दे रहे हैं। और इस वेरिएंट के चलते जो ओमिक्रॉन है इसके पास अपनी संख्या बढ़ाने की अधिक क्षमता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो पुराने वेरिएंट हैं उनके लिए एक तो इम्यूनिटी पॉपुलेशंस में डेवलप हो जाती है आमतौर पे, या फिर जैसे इस केस में हुआ वैक्सीनेशन बहुत बड़े स्तर पे होती है। तो क्योंकि वैक्सीनेशन है, पुराना वाला वायरस उस घुसता है बॉडी में तो पाता है कि उसको रोकने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद है, वो वायरस पॉपुलेशन में अब ज्यादा फैल नहीं रहा। कभी कोई नया वायरस आता है, किसी भी तरीके से आप आता है, जैसे किसी देश में अगर डेवलप ही हो गया जहाँ पे बहुत अधिक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और उस देश से इस देश में ये वायरस पहुंचा, तो यहाँ के जो एंटीबॉडीज थी वो इस वेरिएंट के लिए हो सकता है तैयार ना हो। हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, बट इस वेरिएंट के लिए जब वो तैयार नहीं होती तो इस नए वेरिएंट के पास अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है। WHO ने इसी के लिए चेताया है। चेताया ये भी है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है ऐसे केसेस में, और जो टीके हमने पहले से लगा लिए हैं, संभव है, अभी भी इस पे अधिक जानकारी नहीं है, एक केस ऐसा भी आया है, कई केस तो ऐसे आए जिनको टीका लगा हुआ था उनको भी ओमिक्रॉन से संक्रमण हो गया। एक केस ऐसा भी आया है जिसको बूस्टर शॉट भी लगा था, तब भी उसको, यानी कि उसको 2 खुराक लग चुकी थी उसके वैक्सीन की, एक बूस्टर शॉट भी लग चुका था, तब भी उसको कोरोना का ये वाला संक्रमण हो गया। लेकिन फिर भी अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है, फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन टीकों की जो प्रतिरोधक क्षमता है टीकों से जनित होने वाली, उस पर भी सवाल खड़े करता है नया वेरिएंट। अब हम देखते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा गया। हमने पहले भी चर्चा की, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि यह सुपर स्ट्रेन है। सुपर स्ट्रेन यानी आम स्ट्रेनों के मुकाबले इसमें ज्यादा कुव्वत है फैलने की, संक्रमण फैलाने की। इसमें 30 से अधिक म्यूटेशंस हैं। हमें अंदाजा नहीं लगता कि ये कम है या ज्यादा, अंदाजा इससे लगता है कि डेल्टा जिसने इसने तबाही मचाई थी, डेल्टा वेरिएंट ने, उसके मुकाबले इसमें दुगने वेरिएशंस हैं, दुगने म्यूटेशंस हैं। और 30 ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये संख्या 50 से अधिक भी हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, हमने बात की थी
कि अभी एक पेंगोलिन सिस्टम डेवलप किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि 35,000 जीनोम सीक्वेंसेस हमारे पास मौजूद थे कोरोना वायरस के। इस वाले स्ट्रेन के अभी 100 ही सीक्वेंसेस हैं, तो पूरी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। तो 30 से 50 म्यूटेशंस का अंदाजा है, जो कि बहुत अधिक है, और म्यूटेशंस पर शोध अभी भी जारी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो पुराने टीके थे वो भी 40% तक कम असरदार होंगे इस म्यूटेटेड वायरस के आगे। हमने कहा था कि म्यूटेशंस कई तरह के होते हैं, उनमें जो बदलाव पैदा होते हैं वो इसको कई बार अधिक कारगर वायरस बना देते हैं, कई बार वो म्यूटेशंस उसको कमजोर वायरस भी बना देते हैं। इसमें कौन से बदलाव हुए हैं जान लेते हैं। तो दो ऐसे बदलाव हुए हैं, इनका टेक्निकल नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट दो बदलाव ऐसे हुए हैं R23K और G24R, जो इसको तेजी से बढ़ाने वाले हैं। इसके जीनोम सीक्वेंसिंग को जो इसका आरएनए स्ट्रैंड था उसकी सीक्वेंसिंग को इन्होंने ऐसे परिवर्तित किया है कि अब ये तेजी से रेप्लिकेट हो सकता है, तेजी से अपनी कॉपीज बना सकता है। इसके अलावा 3 म्यूटेशंस ऐसे हैं, H65Y, N679K और P681H। ये 3 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, अगर आपको कोरोना की वायरस की छवि जो काफी फेमस हो चुकी है, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है और इसकी बॉडी पर जो लोकेटेड है ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन में ऐसे इसने बदलाव कर दिए हैं कि पहले तो पुरानी एंटीबॉडीज इसको पहचान ना पाए, और दूसरा ये सेल से आसानी से बाइंड होकर कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए भी इस वेरिएंट द्वारा इन्फेक्शन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दो चीज़ें हमने ये देखी। इसके अलावा ये वेरिएंट जो है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है इसलिए अधिक खतरनाक है, और केवल अभी 100 जीनोम अनुक्रम यानी 100 जीनोम सीक्वेंसेस ही हमें मिले हैं। खुराक और बूस्टर शॉट जिनको मिल चुका है वैक्सीन का, उनको भी प्रभावित कर रहा है। और जो दो मानदंड तो हमने देख लिए कि ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है, पहली चीज़। दूसरा, बॉडी में भी सेल्स में भी आसानी से प्रवेश कर पा रहा है, दूसरा। तीसरा पैरामीटर जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न को स्थापित करने के लिए होता है, उसका मानक माना जाता है, वो ये कि ये कितनी इसकी मॉर्बिडिटी है, यह कितना मारक है, कितनी गंभीर बीमारी कॉज करता है। इस तीसरे मापदंड पर अभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या ये बीमारी भी डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक करता है, क्योंकि सिम्टम्स अभी भी वही हैं। बुखार है, गले में दर्द है, शरीर में दर्द है, वो सिम्टम्स अभी भी वही हैं। सांस लेने में समस्या है, सिम्टम्स सेम है, लेकिन क्या ये अधिक मारक है, इस पर पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। तो इन 3 जो मापदंड माने गए हैं किसी भी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम देने के लिए, की पदवी देने के लिए, उनमें से 2 को ही पूरी तरह से पूरा करता है। इसलिए WHO ने ऑलरेडी समय रहते इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। तो देखते हैं भारत के संदर्भ में बात क्या है। भारत में कहा गया है पहले ही, जो आज कल और आज लेकर इसको चर्चा रही, कि जो प्रभावित देश हैं कई अफ्रीकी देश हैं, इसके अलावा कुछ यूरोपीय देश और दूसरे जगहों पर भी इसके स्ट्रेन्स पाए गए हैं। वहाँ से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए, उनका टेस्ट किया जाए। RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट के साथ भी याद रखिए एक चिंता जताई गई है। RT-PCR टेस्ट भी क्या करता है कि कुछ जीनोम सीक्वेंसेस, कुछ जीनोम मार्कर्स को वो याद कर लेता है। पुरानी जीनोम सीक्वेंसिंग से कुछ मार्कर्स उठा लिए गए हैं, तो जैसे ही सैंपल इस पे रखा जाता है इस टेस्ट के लिए, उन मार्कर्स को वो टेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है और कह देता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वायरस में, इस वेरिएंट में कई बदलाव हो गए हैं। तो एक चिंता ये भी जताई गई है कि जो बहुत बेहतर RT-PCR टेस्ट नहीं होंगे, यानी जिसमें अधिक से अधिक जीनोम मार्कर्स नहीं होंगे, कम ही जीनोम मार्कर्स होंगे, संभावना है कि RT-PCR टेस्ट इनको पकड़ भी ना पाए। इसलिए केवल स्क्रीनिंग नहीं, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग की बात हो रही है। 10 टेस्ट तक करने की बात हो रही है अगर कोई प्रभावित देशों से आ रहा है तो। राज्य सरकारों द्वारा भी चिंता जताई गई है, स्पेशली वो राज्य जो बहुत अधिक विभीषिका झेले थे दूसरी लहर की, महाराष्ट्र थे, केरला थे, पूरे देश ने झेली थी, बट कई राज्यों में इसका असर प्रभावित वो लोग राज्य ज़्यादा हुए थे, उनके द्वारा भी चिंता जताई गई है। हम जानते हैं डेल्टा वेरिएंट SARS-CoV-2 सबसे घातक वेरिएंट रहा था, पूरे राष्ट्र ने उसका दंश झेला था, तो उसकी यादें अभी तक पूरी गई नहीं हैं और ऐसे में भी इसको लेकर चिंता जताई जा रही है।
और डेल्टा वेरिएंट जो था वो भारत में दूसरी लहर का कारण बना था और दूसरी लहर ही भारत में सबसे विभत्स थी। तो इसीलिए ये आशंका जताई गई है कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं है, तो इससे बचकर रहना होगा। और ये सब तैयारी करते हुए, ये सब सोचते हुए, सब लिखते हुए, पढ़ते हुए ही खबर ये आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी कोविड सिचुएशन पर तो आज एक मीटिंग ले ही रहे हैं। साथ ही मुंबई, जैसे कि हमने कहा, महाराष्ट्र में अधिक चिंता भी जताई गई है। तो हर कोई व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका से आ रहा है, मुंबई में एंटर कर रहा है, उसको नेसेसरी क्वारंटाइन कराया जाएगा। कुछ समय के लिए एक जगह पर रोका जाएगा ताकि वो अगर उसमें वायरस के लक्षण हैं तो वो स्पष्ट हो सकें, और अगर नहीं भी हैं या वो एसिम्प्टोमेटिक है, वायरस उसके अंदर है भी बट वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो फैला ना सके, इसलिए क्वारंटाइन का इंतजाम कर दिए गए हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी प्रत्येक व्यक्ति की जो उन संक्रमित देशों से आ रहा है, अभी के लिए दक्षिण अफ्रीका से आ रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकालें? इतनी सारी बातें सुनकर हमें ये नहीं सोचना है कि फिर से कोई अंत आ गया है। खबर बुरी जरूर है, अंत की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रभाव को पूरी तरह से समझने की कोशिशें हो रही हैं। ठोस परिणाम नहीं है, मात्र 100 जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। 100 जीनोम को सीक्वेंसिंग को आप उस पर्सपेक्टिव में समझिए कि पिछली बार 2020 में ही 35,000 सीक्वेंसिंग हो चुकी थी। तो अभी जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है, जो साइंटिफिक जानकारी अभी मिली है वो बहुत कम है। इसके अलावा अभी बहुत अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। तो एक निष्कर्ष हम ये भी निकालते हैं, जब भी हम इस तरह के किसी विषय में सोचें तो किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हमें उस सैंपल साइज पर नज़र दौड़ा लेनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सैंपल साइज छोटा है, हमें अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्याप्त जांच के बाद ही पता चलेगा कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन्स हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन्स हैं, भारत में 2 इम्पॉर्टेंट वैक्सीन रही हैं, इसके अलावा भारत में बाद में कई दूसरी वैक्सीन्स भी आ गई, उन सब की वो कितनी प्रभावी हैं इस नए वेरिएंट पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है, जिसका आपको ख्याल रखना है और हमें ख्याल रखना है, सबको ख्याल रखना है, कि कोविड उपयुक्त बिहेवियर जो था, कोविड उपयुक्त व्यवहार जो था, हम अक्सर इस बात को भूलने लगते हैं। संकट जब निकल जाता है तो हम मास्क की ज़रूरतों को, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरतों को, क्लोज्ड स्पेसेस में वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने के रास्तों को बनाए रखने के निर्देशों को भूलने लगते हैं। उन सभी निर्देशों को याद रखना होगा, क्योंकि ये महामारी अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है। ये खबर का अंतिम निष्कर्ष यही है कि इस व्यवहार को तब तक रखना होगा जब तक ये पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए कि अब सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि जब तक एक भी देश, एक भी व्यक्ति असुरक्षित है, ये महामारी यहीं पे है। इसके बाद आपके सामने एक प्रश्न है, किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या है? सार्स कोविड के नए म्यूटेशन से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के आलोक में भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करें। आप इसके वैज्ञानिक पक्ष को भी देखें, आप इसके सामाजिक और दूसरे पक्षों को भी देखें और उत्तर लेखन का अभ्यास करें। मिलते हैं इन न्यूज़ के अगले एपिसोड में।